नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 69th बीपीएससी टॉपर रैंक 1 उज्जवल कुमार उपकार सर के जीएस1 के ओरिजिनल आंसर कॉपी को एनालाइज करेंगे। जीएस1 के अंतर्गत इनको 177 मार्क्स मिला हुआ है, जिससे कि इनका ओवरऑल स्कोर अच्छा हो गया और अंततः इन्हें रैंक 1 भी मिला। तो आइए, जो आज हम लोग इनका पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे संथाल विद्रोह के ऊपर है। 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने भूमिका में क्या लिख रखा है, तो आप देख सकते हैं इन्होंने लिख रखा है, जनजातीय विद्रोह की श्रृंखला में संथाल विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह होने के साथ साथ सबसे प्रमुख एवं सशक्त विद्रोह था। यह 1855 से 1857 तक चला। तो इन्होंने इस जो संथाल विद्रोह में इसकी सिग्निफिकेंस बताते हुए ये कब से कब तक चला ये भी इन्होंने मेंशन कर दिया है। ये जो स्टार्ट था वो 30 जून को हुआ था और इसी दिवस को हूल दिवस के रूप में भी संथाल लोग मनाते हैं। तो आइए देखते हैं इन्होंने फिर आगे जो है बॉडी में क्या लिख रखा है। बॉडी में अलग अलग सब हेडिंग से इन्होंने अपने जो क्वेश्चन है उसको एड्रेस किया हुआ है। तो पहला जो इनका सब हेडिंग है वो है संथाल विद्रोह के कारण। संथाल विद्रोह के कई सारे कारण थे, तो ये अलग अलग जो डायमेंशन है उसमें अपने आंसर को प्रेजेंट किए हुए हैं। जैसे पहले राजनीतिक आयाम है, सामाजिक धार्मिक आयाम, फिर आर्थिक डायमेंशन, मसीहाई नेतृत्व। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक आयाम में इन्होंने किन सारे पॉइंट्स को लिखा हुआ है। प्राचीन मांझी प्रणाली की समाप्ति, फिर आगे जो इन्होंने लिख रखा है दामिन एको में अंग्रेजों का प्रभुत्व। दामिन एको जो था वो संथाल प्रगना के क्षेत्र को भी बोलते हैं। और जो तीसरा पॉइंट था वो अंग्रेजी शासन का विदेशीपन। फिर इसके आगे जो सामाजिक और जो धार्मिक आयाम था इसके अंतर्गत इन्होंने क्या लिख रखा है, ईसाई मिशनरी द्वारा संथाल प्रगना के आंतरिक अस्मिता को बदलने का प्रयास। ये पहला पॉइंट है इसमें। फिर दूसरा धर्म में हस्तक्षेप। फिर आगे जो इन्होंने अगला जो आयाम है इनका वो आर्थिक आयाम, आर्थिक डायमेंशन में इन्होंने क्या लिख रखा है, शोषणकारी भू राजस्व नीतियों। और अब फिर अगला पॉइंट है महाजनों और साहूकारों के ऋणों का जाल। फिर आगे जो इन्होंने लिख रखा है किन किन लोगों ने इसमें नेतृत्व दिया, मसीहाई नेतृत्व किनका किनका था, प्रमुख नेता कौन कौन थे, जिसमें कि सिद्धू, कानू, चांद, भैरव, ये चारों बहुत ही फेमस थे। इसमें जो मेन नेतृत्व में थे वो ये चारों थे। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि इन्होंने क्या लिख रखा है। जो अगला डायमेंशन है, जो अगला सब हेडिंग है वो है संथाल विद्रोह के परिणाम। तो इन्होंने अपने आंसर में अलग अलग सब हेडिंग के जरिए क्वेश्चंस को एड्रेस किया हुआ है। इसके पहले इन्होंने कारण लिखे थे, फिर यहाँ पे इन्होंने परिणाम को लिखा हुआ है। तो इन्होंने परिणाम में क्या लिख रखा है, पहला पॉइंट संथाल प्रगना का निर्माण तथा इसे गैर नियमन जिला घोषित किया जाना, ये पहला परिणाम था। इसके अलावा भी कई परिणाम थे, जैसे परम पंचायत की बहाली हो गई थी, मांझी व्यवस्था बहाल हो गया था और आने वाले कई आंदोलनों को इससे प्रेरणा मिलती रही। जैसे 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन था और इसमें जो गैर नियमन जिला जो घोषित किया गया, इसमें सामान्य कानून लागू नहीं होते थे। तो इस तरह से इन्होंने परिणाम को एज ए सब हेडिंग इन्होंने लिखा हुआ है। फिर जो अगला सब हेडिंग है क्वेश्चन का वो है संथाल विद्रोह का महत्व। तो इन्होंने इसकी महत्ता भी गिना दी है 4 पॉइंट्स में, आप देख सकते हैं। पहला है जनजातीय विद्रोहों की श्रृंखला का सबसे सशक्त विद्रोह। फिर दूसरा उपाश्रित लेखन धारा ने इसे भारत के निचले वर्गों का विद्रोह कहा है। फिर तीसरा इन्होंने लिखा हुआ है टैगोर तथा कार्ल मार्क्स ने इसके बारे में लिखा है। तो कार्ल मार्क्स जो है इसके बारे में क्या लिखा है, अपनी बुक द कैपिटल में इन्होंने लिखा था भारत की ये प्रथम जन क्रांति थी। और जो चौथा पॉइंट है इसमें इन्होंने लिखा हुआ है संगठित विद्रोह था, जातीय अस्मिता के आधार पर था। और लास्ट में कंक्लूजन के रूप में, समग्रत के रूप में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, संथाल विद्रोह में जनजातीय आधार पर लोगों को संग्रहित किया तथा अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करके जनता को जागरूक किया। तो लास्ट में एक अच्छा से इन्होंने कंक्लूजन भी दे रखा है, जिसके बदौलत अंत में इन्हें 5 मार्क्स अवार्ड करी गई। क्वेश्चंस के हर एक आयाम, हर एक डायमेंशन को इन्होंने अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, पॉइंट वाइज प्रेजेंट किया हुआ है, जिसके बलबूते लास्ट में इन्हें 5 मार्क्स अवार्ड करी गई। अब आइए देखते हैं जो इनका अगला क्वेश्चन है वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ मौर्यन पीरियड, मौर्य काल की कला और वास्तुकला, जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें इन्होंने भूमिका में क्या लिख रखा है। तो इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, प्राचीन भारत की कला परंपरा में मौर्य कला ने न सिर्फ शुरू से आ रही कला परंपरा को आगे बढ़ाया है, बल्कि यह कई मायनों में अति विशिष्ट भी रही है। तो अगेन इसमें इन्होंने मौर्य कला के बारे में थोड़ा बहुत
बता करके सिग्निफिकेंस को बताते हुए इसे इंट्रोड्यूस किया हुआ है। आगे देखते हैं कि मौर्य कला में जो है इन्होंने बॉडी में क्या लिख रखा है। तो जो है इसका जो ब्रॉड डिवीजन है मौर्य कला का, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला जो राजाओं के द्वारा संरक्षित था, और लोक कला जिसमें स्वतंत्र जो लोकल कलाकार थे वो लोग इसमें अलग अलग कलाकृतियों को रूप देते थे। तो ये लोक कला हो गया और ये राजकीय कला। तो दो ब्रॉड कैटेगरी में ये बटा हुआ था मौर्य कला। तो आइए देख, राजकीय कला को वास्तुकला भी कहते हैं, स्थापत्य कला भी कहते हैं, फिर दरबारी कला भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या क्या था राजकीय कला के अंतर्गत? तो आइए देखते हैं कि स्थापत्य कला राजकीय कला के अंतर्गत जो पहला है वो है राजप्रसाद, या इसे राजमहल भी कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसमें जो पहला विशेषता है वो इन्होंने लिख रखा है कुम्हरार से अवशेष मिले हैं, और इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है लकड़ी द्वारा निर्मित था, और फाहियान का जो एक वक्तव्य है कि ये देवताओं द्वारा निर्मित है, ये भी इन्होंने इसमें मेंशन करा हुआ है। फिर इसके आगे इन्होंने लिख रखा है पाटलिपुत्र नगर, जिसमें कि इनका विशेषता इन्होंने लिखा हुआ है नगर में 4 द्वार, 4 नहीं बल्कि यहाँ पे 64 द्वार थे। फिर बीच में तीर चलाने के लिए स्थान है, और इसके आगे इन्होंने स्तूप को मेंशन करा हुआ है, जिसमें इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है सांची स्तूप। फिर उन्होंने गुहा विहार के बारे में लिखा हुआ है, इनकी विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है, चतुर्भुजाकार कमरे, फिर चमकदार पॉलिश का प्रयोग, फिर अंत में इन्होंने स्तंभ को मेंशन करा हुआ है, एकास्म पत्थर द्वारा निर्मित, वजन जो था इनका 20 से 50 टन के बीच, और इन्होंने लास्ट में एक उदाहरण अशोक स्तंभ को दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इन्होंने इसका चित्र भी बनाया हुआ है मौर्यकालीन स्तूप का और मौर्यकालीन स्तंभ का। तो एक चित्र अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, जो बहुत सारे वर्ड्स के बराबर होता है, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन का भी माध्यम है। तो और इन्होंने अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से दर्शाने के लिए, बहुत अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए इन सारे चित्र का प्रयोग किया हुआ है। और इसमें इन्होंने लेबलिंग भी की हुई है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर्मिका, अंड, और फिर ये प्रदक्षिणा पथ, फिर इन्होंने वेदिका को भी दर्शाया हुआ है, फिर इन्होंने जो है तोरण को भी दर्शाया हुआ है, प्रवेश द्वार लिखा हुआ है इन्होंने, और इसी तरह इन्होंने मौर्यकालीन स्तंभ को भी दर्शाया हुआ है बकायदा। आप देख सकते हैं गोलाकार ये वाली आकृति, फिर एकास्म पत्थर द्वारा निर्मित ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, जो बेसमेंट था, वो एकास्म पत्थर मतलब एक पत्थर से ही बनाया गया था। फिर चौकी आप ये देख सकते हैं, फिर पशु आकृति, और इस प्रकार से इन्होंने मौर्यकालीन स्तंभ को भी दर्शाया हुआ है। फिर अगला जो प्रकार था वो लोक कला। इसके अंतर्गत भी इन्होंने 2 प्रकार लिखा हुआ है, मूर्ति निर्माण और बर्तन निर्माण। मूर्ति निर्माण में इन्होंने कुछ कुछ लिख रखा है, जैसे स्तंभ के ऊपर की पशु आकृति, एग्जाम्पल में इन्होंने लिख रखा है सारनाथ स्तंभ। फिर दीदारगंज में मिली यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, फिर कालसी में मिली मूर्ति, और अंततः इन्हें इसमें 3 मार्क्स अवार्ड करी गई है। बट इसमें इन्हें 1 या 1.5 मार्क्स और भी मिल सकते थे अगर अंत में ये एक अच्छा सा निष्कर्ष यहाँ पे लिखते। फिर इसके अलावा जो है इसका जो प्रकार में जो हो गया लोक कला में जो प्रकार है, इसमें और जो है एक गुफाओं के बारे में भी मेंशन किए रहते। फिर बर्तन निर्माण में ये एक एग्जाम्पल दे सकते थे, जैसे उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, ये एक इसमें उदाहरण हो सकता था। और इसके अलावा ये यहाँ पे कुछ कुछ और विशेषताएं भी लिख सकते थे, जो स्पेस इनका यहाँ पे खाली है आप देख सकते हैं। स्तूप के अंतर्गत जैसे तोरण को लकड़ी मूर्तियों द्वारा सजाया जाता था। फिर जो है पाटलिपुत्र नगर का यहाँ पे कुछ कुछ और विशेषताओं को ये मेंशन कर सकते थे, जो स्पेस खाली था। एक बेस्ट आंसर लिखने के बजाय 4-5 एवरेज आंसर लिखना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तब क्यूमुलेटिव मार्क्स जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है। क्योंकि आप एक अच्छा आंसर लिखने के चक्कर में 3-4 क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, जो कि ज़्यादा हार्मफुल होता है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते एग्जाम में। तो ये इनकी एक सोची समझी एक स्ट्रेटजी थी। इसी स्ट्रेटजी को इन्होंने एग्जाम हॉल में एग्जैक्टली एग्जीक्यूट किया, और अंततः इन्हें रैंक 1 भी मिला है। दैट्स फॉर टुडे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट में कुछ पूछना हो या कोई सुझाव देना हो तो अवश्य दें। थैंक यू सो मच।